योगी जी प्रणाम। बात करेंगे। योगी जी मेरा ये एक मानना बोलूँ या इसको मैं चाहूँगी कि इसको आप क्लियर करें, जो आज तक मैं मानती आई हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो वो अंदर होता है उसके शब्दों से वही व्यक्त होता है। थोड़ी देर वो बनावटी बन सकता है कि शब्दों के चिकना चुपड़ी बात करके, लेकिन अगर थोड़े से टाइम उसके साथ रुकना पड़ जाए तो शब्दों के माध्यम से तो उसका अंदर वाला पता चलेगा ना कि हम वो शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है और अंदर से वो कैसा है। जब तक बिना शब्द के तो उसका भाव भी कैसे देखेंगे हम। तो मेरा अपना पर्सनल जो अगर मैं खुद या और किसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ और उसकी बातों में मुझे क्या लगता है, तो कई बार मैं अपनी समझ से, जितनी भी मेरी समझ है, मुझे अगले की बातें, क्योंकि सबका जो पास्ट में जैसे जी के आया, जैसे उसके संस्कार हैं, जो चीज़ें उसको, सबका अपना एक डिसिप्लिन सिचुएशन के अनुसार बन जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी के आया होगा, तो उसको वो चीज़ें ठीक लगने लग जाती है और वो अपनी बुद्धि से चाहे भी तो वो एक तर्क एक खड़ा कर सकता है जेन्युइन कि भैया इसमें क्या है, ये काम को ऐसे भी करा जा सकता है। और अगर दूसरा बंदा है तो उसके अनुसार वो अपनी ज़िंदगी जी के आया है, उसके अनुसार, उसकी सिचुएशन के अनुसार उसकी मेंटेलिटी बन गई है, उसके अनुसार उसका डिसिप्लिन बन गया है। तो दोनों के बातों में जब नॉर्मल बातें हों और ये हो कि किसी को बहुत बार हाथ धोना ही पसंद है और कोई कहता है कि भाई हाथ के, अगर हम ऐसे भी बैठे हैं और कहीं नहीं लगा तो बोलेगा हाथ कहाँ लगा इतनी बार भी, क्योंकि एक हाथ बार धोना भी एक बीमारी का नाम मुझे नहीं पता। तो वो बंदे के मन में इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे लगने लग जाता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए और वो पागल की तरह बार बार हाथ ही धोए जाता है। मतलब कोई भी चीज़ को वो दिमाग में हम इतना ज़्यादा ले जाते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो देखने में एक अब नॉर्मल सा लगता है कि इतनी सी भी क्या ज़रूरत थी उसकी। तो उसमें जो क्या मेरा इसमें कि मैं जो शब्दों से, क्योंकि मेरे को जो लगता है कि शब्दों से ही तो मेरे को किसी का भाव व्यक्त होगा, ऐसे बिना उसके कैसे भाव व्यक्त होगा। तो इसमें आपका क्या मानना है कि जो मुझे दूसरे की बात, तो कि मुझे अपना तर्क में ये लगता है कि मेरे पास, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही ठीक हूँ यहाँ पे कि मेरी ही बात मानी जाए। मैं ये कहती हूँ कि अगर ये बात ऐसे है तो आप इसके बाजू में इससे बड़ा कोई अगर मुझे लॉजिक बताते हो रीजनेबल, वो रीजनेबल लगना चाहिए कि अगर हम अभी धोखे हाथ बैठे हैं और हम ऐसे ही बैठे हैं, या खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, नॉर्मल लगता है चीज़ें। लेकिन अगर मैं ये छोटा सा एग्जांपल से समझ जाऊंगी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही बैठे हैं और थोड़ी देर बाद वो कह रहे हैं भाई हाथ धो ले, यानी खाना नहीं है, कुछ भी टच करने वाला हाथ धो ले, और उससे मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि मैंने तो कुछ छुआ ही नहीं भैया, और मेरा दिमाग उस टाइम पे शायद और कहीं काम कर रहा हो और उसका वो जैसे सिचुएशन में जी के आ रहा हो, तो हो सकता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो। उसने क्या पता अपनी ज़िंदगी में बहुत बारीकी चीज़ें इससे नज़र आई हो कि उसके बार बार हाथ धोने से अंदर जो उसको स्वच्छता का उसका महत्व उसके लिए है। तो उससे मुझे जो मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि यार ये क्या क्या इतनी तो बुद्धि हम में भी होगी ना, क्या ये छोटी छोटी बातों में ऐसे, तो वहाँ मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि यार ये बातें तो हमें भी पता है, नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो तो हमें ही पता है, इससे आगे अगर आपके पास हो तो वो बताओ। तो इसमें आपका क्या कहना है कि मुझे अगले बंदे को समझने के लिए मेरे पास क्या माध्यम होना चाहिए? देखो, ऐसा है कि हम कुछ भी समझते हैं तो अपनी समझ से ही समझते हैं, ठीक है, अपनी समझ से ही समझना चाहते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई सीनियर है तो उसका समझाने का तरीका अलग होगा, इसलिए वो सीनियर है। इसीलिए वो सीनियर है। अगर कोई भी आपसे योग्य है तो कुछ तो जरूर उसमें खासियत होगी, कोई तो उसमें बात होगी। तो आपके तरीके से नहीं सिखाएगा। अगर आपको उसके जैसा बनना है, उसके जैसी स्थिति में जाना है, उसके जैसे समझ को विकसित करना है, तो वो कुछ तरीका अलग ही देगा। हो सकता है वो आपको पसंद ना हो सकता है वो आपको पसंद एकदम ना हो, क्योंकि जहां भी हो आपकी समझ से हो। अब समझ विकसित करने में बहुत धारणाएं आपको तोड़नी पड़ेगी।
हो सकता है वो आपके लिए आपकी धारणाएं बहुत अच्छी हो, लेकिन वो अच्छी धारणाएं आपको कहाँ रखी हैं वो देखो। तो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी धारणाएं तोड़नी पड़ती है, और जरूरी नहीं है जब तक व्यक्ति, अब यहाँ परिचित अपरिचित की बात करते हैं, भाव शब्द की बात करते हैं, जब तक व्यक्ति अपरिचित है, अपरिचित से परिचय बना रहा है, तब तक शब्द काम करते हैं। और जैसे ही परिचय हो गया और परिचय प्यार में बदलने लगता है, तो वहां शब्द हट जाते हैं और भाव काम करने लगते हैं। कोई कोई हो सकता है शब्द बहुत कठोर हो, लेकिन उसके पीछे कुछ सीखने की बात हो। जैसे एक माँ गुस्से में आकर अपने बच्चों को कहती है कि तू मर जाता तो ठीक था। शब्द तो क्या है, क्या सच में उसका वो भाव है? बोलिए। तो जब परिचय प्यार में बदलता है और प्यार जब प्रेम का रूप लेने लगता है, तो व्यक्ति फिर शब्द मायने उतना नहीं रखते हैं। तो हो सकता है आपको बहुत कठोर विपरीत शब्दों का प्रयोग आप पे करे, सिर्फ आपको जांचने के लिए, आपकी स्थिति को जांचने के लिए कि आपकी स्थिति क्या है। इसलिए कि जब तक शब्दों का प्रहार नहीं होगा, तब तक आपके मानसिक स्थिति का पता नहीं चलेगा। अगर वो अच्छे शब्द ही आप पे यूज करेगा, सिखाने वाला हमेशा, सिखाने वाला और सीखने वाला, तो सिखाने वाला अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है स्थिति को जांचने के लिए कि इस व्यक्ति की स्थिति क्या है, क्या वैसा ही है कि बदलाव आया, इस शब्दों का प्रभाव क्या है। तो वो जानबूझकर शब्दों का प्रयोग करता है सामने वाले के ऊपर, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना। अगर वो जैसा चाहता है वैसे शब्द बोले, तो वो जहां है वहीं रह जाएगा। शब्द ही तो आपको आगे लेके जाएंगे। स्थिति कैसे जांची जाएगी? जब उससे विपरीत काम करवाया जाएगा। क्या उसकी धारणाएं तोड़ा कि पकड़ के रखा है? तो परिचय से जब प्यार से जब प्रेम में बदलने लगता है, तो फिर वहां शब्द मायने नहीं रखते हैं, वहां भाव मायने रखते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, ये उदाहरण बहुत साधारण है। हाँ, माँ अपने बच्चे को सीधा कह देती है गुस्से में आके कि तू काश पैदा होते ही मर जाता। सुना भी होगा आपने, क्या सच में उसका ये भाव था? लेकिन वो बच्चा कहीं ना कहीं बिगड़ रहा था, उसे सुधारने के लिए ऐसे शब्द का वो प्रयोग कर रही है। लेकिन अंदर से उसके अगर बच्चे को कोई अगर तिनका भी छू दे विपरीत दिशा में, चाहे कुभाव से, तो वो उसको छोड़ेगी? शब्दों तक मत जियो, शब्दों के बाद आप प्रेम में उतरो, भावनाओं में उतरो, बस शब्दों को मत पकड़ो। आप देखो सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए क्या मायने रखता है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप वो शब्दों को सह नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो फिर वो प्रयोग करना बंद कर देगा, और फिर आप जहां हो वहीं रह जाओगे। आप जहां हो वहीं रह जाओगे। आप ये मत आप इच्छा करो कि वो मेरे तरीके से बोले, जैसा मुझे कंफर्ट लग रहा है। हो सकता है वो आपको कंफर्ट लग रहा है ना, वो तो आपको निकालना चाह रहा है, वो आपकी धारणाएं तोड़ना चाहता है। अगर आप उसके पास गई हो, तो अपने को बदलने गई हो ना, कंफर्ट होने थोड़ी न गए हो। कंफर्ट होने से हमें कुछ मिल जाएगा? कुछ मिला है? और जब कोई भी कहीं भी जब आपकी समझ विकसित होगी, तो आपको बहुत बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में देख लो, जब सिखाने वाला एकदम पक्का रहता है, तो सीखने वाले की हालत खराब हो जाती है। सच में ईमानदार है सिखाने वाला तो, और सिखाने वाला ये ऐसा ही है, तो सीखने वाले ही ऐसे ही रह जाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। अच्छा शिक्षक हमेशा कठोर होता है और कठोर वचनों का प्रयोग करता है। और कठोर वचन बोलने पे, विपरीत परिस्थिति पैदा करने पे, सामने वाले की स्थिति का पता चलता है कि उसकी क्या मानसिक स्थिति है।
उसकी समझ कहाँ तक विकसित हुई, उसमें राग द्वेष लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या वो अपने तरीके से ही जीना चाहता है। आप अपने तरीके से जियोगे तो जहां हो वहीं रहोगे ना, आप जहां हो वहीं रहोगे, उससे ऊपर थोड़ी ना आ पाओगे। अब आपके सीनियर के तरीके से आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कुछ कह रहा है तो उसे भी तो मेहनत लग रही है। उसे क्या पड़ी है, उसे क्या पड़ी है, उसे क्या मिल रहा है। बोलने भी तो मेहनत लग रही है, उसके बाद आपके आपके निगेटिव ऊर्जा का भी तो सामना करना पड़ रहा है उसे। आप बोलो या ना बोलो, अगर सीनियर है तो आपके भाव से पता चल गया कि आप क्या विचार कर रहे हो, तो उसका भी तो उस पर असर पड़ रहा है, वो बोले या ना बोले। क्या उसका असर नहीं पड़ता है क्या? एक व्यक्ति आपके साथ रहे और जैसा वो हाव भाव बनाए वैसा आप पे भी प्रभाव पड़ेगा ना। हम क्या है ना, हम अपना तरीका नहीं छोड़ना चाहते। अब आपको देखना है कि आप जीना चाहते हो बस, कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब आगे बढ़ने के लिए बहुत आपको सामना करना पड़ेगा विपरीत परिस्थितियों का, समझना। वो आपके लिए विपरीत है, सीखने के बाद विपरीत नहीं है। अभी विपरीत है, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियां ही आपकी सहायक हैं आगे बढ़ने में। और अगर आपकी अनुकूल परिस्थितियां दिया जाए तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप उन्नति नहीं कर पाओगे, आप जहां हो वहीं रहोगे। देखिए, व्यंग्यात्मक शब्द होते हैं, एक हमें सिखाने वाला भी प्रयोग करता है, एक हमारा शत्रु होता है, गिराने वाला भी हमें प्रयोग करता है। अब देखना है कि व्यंग शब्द का अगर उपयोग कर रहा है मेरे ऊपर तो ये है कौन, ये देखना है। अगर आपका परम हितैषी है तो वो भी आप पे व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करेगा, सिर्फ आपको उठाने के लिए। और ऐसे शब्दों से आपकी स्थिति का पता चलता है। और वो प्रयोग ना करें ना तो पता ही नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। भाई कोई चीज मजबूत है कि नहीं, उसे तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ना पता चलेगा। अब कहे कि नहीं तोड़ना तो गलत है, तो मजबूत है कैसे पता चलेगा? सही। उसकी कमजोरी कैसे पता चलेगा? जब उसे तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और तोड़ने का प्रयास आपको किया जाएगा तो विपरीत परिस्थितियां पैदा करना पड़ेगा। शुरुआत में वो आपके लिए ठीक नहीं है, कोई चीज हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो तोड़ना तो है नहीं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है इसकी जांच करने के लिए कितना मजबूत है। अगर ये कमजोर होगा तो इसे और कुछ मिला के इसे मजबूत बनाया जाएगा। नहीं, तोड़ना उसे नहीं है, लेकिन तोड़ने का प्रयास फिर भी किया जाएगा, तभी न मजबूती का पता चलेगा। तोड़ना तो ठीक नहीं है, तोड़ने का क्या, तोड़ने का भाव है क्या? अब जैसे उसे विपरीत परिस्थितियां पैदा करा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो, फिर उसका या तो वो छोड़ देगा थक के, सामने वाला कि ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, सीखना ही नहीं चाह रहा है, वो कितना मेहनत करेगा। तो हमें सिखाने वाला हमारा हितैषी परम हितैषी है, तो हमारे ऊपर कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। वो भी समाज में भी करता है, क्योंकि समाज में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या कभी कभी वो समाज में भी करता है। तभी पता चलेगा ना उसे कि आपका स्तर कितना बढ़ा, नहीं तो आपके जैसा परिस्थिति है तो पता चलेगा क्या?
आपके समझ का पता कब चलेगा? भाई कोई युद्ध सीखने गया था, कैसे कैसे युद्ध लड़ा जाता है, तो जब उसके सामने एक योद्धा प्रहार करने वाला छोड़ेगा तभी पता चलेगा इसने सीखा कि नहीं सीखा। तो उसमें चोट तो आने वाली है कि नहीं आने वाली है। अपनी वीरता को सिद्ध करने के लिए चोट का तो सामना करना पड़ेगा। अब कहेगा नहीं हमें चोट का सामना तो नहीं करना है, मुझे ऐसा योद्धा उतारो मेरे सामने कि मैं जैसे कहूं वैसे लड़े, तो क्या उसके वीरता का कभी पता चल सकता है? उसके वीरता का पता तब चलेगा जब उसका गुरु भी उससे शत्रु जैसा व्यवहार करेगा। अब करना पड़ेगा, शत्रु वो नहीं है, लेकिन उससे शत्रु जैसा प्रहार करना पड़ेगा। हाँ, तभी न जांच होगी उसकी वीरता की। तब चाहे किसी क्षेत्र में जाओ, अगर हमारा चाहे वो गुरु नाम दे दो, चाहे आप सिखाने वाला नाम दे दो, अगर वो ईमानदार है तो आपको विपरीत परिस्थितियां पैदा करेगा। और ईमानदार नहीं है तो बस आप जैसा चाह रहे हो वैसा पैदा करता रहेगा, और आप कभी आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी, कभी आप सीख नहीं पाओगे, आप ही रह जाओगे और कभी आपकी उन्नति नहीं होगी। और ईमानदार अगर है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और विपरीत परिस्थितियां पैदा करेगा। हो सकता है आपको लगे कि ये जलील कर रहा है मुझे, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा ना कि आपकी मनोदशा क्या है, आपकी समझ कहां तक विकसित हुई। तो ये सिखाने वाले को करना पड़ता है। और अथाह प्रेम है तभी करेगा। हाँ, क्योंकि आप जितना घुटोगे वो भी तो घुटेगा आपके साथ, उसे भी तो घुटन होगी। आप जितना पीड़ा होगा उसे भी तो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ है ना, आप उसके साथ हो। भाई आप सिखाने वाले के साथ जा रहे हो, पहुंच गया, उसने रात भर कुछ बिस्तर का प्रयोग नहीं किया, उन्हें तुम्हें करने दिया, तो क्या तुम्हारे साथ वो भी तो ठंड में रहा है? लेकिन हमें क्या है, उसका ठंड नहीं दिखता। हमें लगता है ये मुझे ऐसे क्यों रखा, लेकिन ये नहीं देखा कि वो भी तुम्हारे साथ उसी तरीके से जिया। वो नहीं देख पाए वो कितना महान है। वो तो चाहे अपने लिए व्यवस्था कर लेता, लेकिन तुम्हारे साथ जिया तुम्हें सिखाने के लिए। तो प्रेम में शब्द मायने नहीं रखते हैं। सिखाने में शब्द बड़े सहयोगी होते हैं, और हमेशा जांचने के लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा करना ही पड़ता है। तभी साधक की जिज्ञासु की स्थिति पता चलती है कि उसका स्तर कहां तक आगे बढ़ा। समझ रहे हो? ये करना ही पड़ता है। उसी में आपकी समझ बढ़ेगी, उसी में आपको तकलीफ भी होगी। जब जब समझ बढ़ेगी तब तक तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना जीवन में, चाहे किसी फील्ड में हो। अब आप सोचोगे नहीं तकलीफ हमारे ऊपर आए ही ना, तो फिर आपकी उन्नति ही नहीं होगी। बोलिए। हाँ, ये बात एकदम क्लियर समझ में आई कि जो मेरा लेवल है और मेरे लेवल को, कि जैसे कुम्हार मिट्टी का रूप चेंज करता है कुछ भी बर्तन बनाने में, तो पहले उसको पीटता ही है। और ये मैंने अपने प्रोफेशन में भी देखा कि, और एकदम क्लियरिटी समझ में आ रही है कि मैं जहाँ हूँ, पहले मैं भी वैसी नहीं थी। मतलब अगर मैं फर्स्ट क्लास में हूँ तो एनआर ही मुझे अच्छे लगते हैं। अगर मैं एनआर पे ही रुक गई, कायदे पे ही रुक गई, तो मैं अगली किताब पे नहीं पहुँच पाऊँगी। और एनआर भी मुझे ऐसे ही नहीं आगे। उस पहले वाले टीचर ने भी बहुत ही मेहनत करनी होगी कि कुछ भी अनघड़त चीज़ पे घड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो घड़ने भी नहीं देगा। और यहाँ दो परिस्थिति में देख पा रही हूँ कि एक तो वो ये देख पा रहा है कि शरीर प्रकृति का, ये अपने आप ही बड़ा होगा
और समाज कैसे चलता है ये एकदम गंवार पशु की वत रह जाएगा। तो उसको आगे का दिखता है, लेकिन उस ढीठ बच्चे को अभी नहीं दिखता है, क्योंकि उसको अपने मन के मुताबिक ही चीज़ें अच्छी लगती हैं कि बस खेलना और शरारतें करना, जो उसका मन करे वो बस वो करे। लेकिन जो भी उसका, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो शिक्षक हो, और चाहे कोई भी उसका पालक हो, तो उसको समाज का आगे भी पता है कि समाज ऐसे नहीं चलता है, और शरीर इसका बड़ा होगा तो इसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको साइड बाय साइड जितनी देर भी उसको पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो बड़ा उद्गीर होता है उसका मन, बहुत ज़्यादा चिल्ला मचाटी मचाता है वो। और फिर भी घर वालों को पता है कि नहीं, अगर रोना, चाहे वो रो के बिठाएं, पिटाई भी करते हैं उस टाइम पे, इतनी देर कैसे कैसे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर उसी पे अटक जाए कि ये तो मैंने अब सीख लिया, अब इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं सीखना, क्योंकि शिक्षक और या घर पे माँ बाप भी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं हाँ बस इतना ही करना है आज तूने, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। तो ये लालच देके कि जब फिर तेरे पसंद की चीज़ें होंगी तू जैसे करेगा वैसे करेगा, बस इतना सा काम कर ले। तो उस टाइम पे भी उसको पेन तो उस टाइम पे भी होता है। फिर अगली क्लास में फिर सोचता कि ये कब तक आखिर चलेगा। कोई भी पढ़ने वाला जब आगे आगे पढ़ता है तो उसको मन ऐसे होता है यार ये पढ़ाई ख़त्म हो गई अब मेरी ज़िंदगी से, कहीं इस पढ़ाई से मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता है तो सब्जेक्ट भी कम होते रहते हैं, कि जब हम 10वीं में होते हैं तो हमारे 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, जब 11वीं में होते हैं, जब चेंज होती हैं साइड आर्ट कॉमर्स उससे, तो सब्जेक्ट तो कम हो जाते हैं, और लास्ट में जाके एक ही सब्जेक्ट रहता है जब मास्टर करते हैं। लेकिन वो एक सब्जेक्ट के ऊपर ही मास्टर करना तो बड़ा टास्क का काम होता है। कि मैं एकदम समझ पाई कि जो भी स्थिति मेरी थी, कि मैं जब 10वीं में थी, फिर मैं 12वीं में थी, फिर मैं वकालत में आई, फिर एकदम सही कहा कि पुराने को छोड़ने में, यानी जो भी मेरी स्थिति आज भी है, तो ये स्थिति को में भी पहुंचने के लिए मुझे पुराने वाले जो मेरी धारणाएं बन गई थी, तो वो मैंने जब तक नहीं छोड़ी, क्योंकि अलग साइड में अलग नियम कानून कायदे विधियाँ सब हैं, कि अगर मुझे उस साइड में जाना है तो उसके अपने प्रोग्राम है, वहाँ पे उसके अपने नियम हैं, अपने ही कानून कायदे हैं। तो मैंने चूज़ किया है, मैंने ही ये मेरी लाइफ में चुनाव किया कि मैंने इस फील्ड में जाना है, कि मुझे आकर्षण हुआ उस फील्ड में जाने का। तो सिर्फ आकर्षण से काम नहीं चलेगा अब, कि अगर या मैं अध्यात्म में कहूँ अब, या मैं अपने प्रोफेशन में कहूँ, तो रिलेट कर पाएंगे बहुत सारे लोग इससे, कि हम जिस भी चीज़ को अट्रैक्ट पाए, कि कोई बिजनेस करना चाह रहा था, कोई नौकरी करना चाह रहा था, तो उसको वो चीज़ें आकर्षण करी, तो वो आकर्षण तो कर गई, कि मुझे आकर्षित कर गई, भैया काला सफ़ेद शर्ट और ब्लैक कोट जब ये लोग पहनते हैं क्या सुंदर लगते हैं यार, कैसे बोलते हैं, तो मुझे आकर्षण कर गया कि मुझे ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, देश के कानून कैसे कैसे चीज़ें काम करते हैं। तो सिर्फ आकर्षण करने से काम थोड़े ना चला मेरा, तो जो उसके नियम कानून कायदे थे कि मेरे को उसकी स्टडी भी करनी पड़ेगी। फिर मैं प्रैक्टिस में आई तो जो सीनियर बोलता था तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगती थी, यार फालतू के चक्कर कटाते हैं बाबूजी, वो चीज़ें मैं वहाँ पे भी झंझनाट हो जाती थी, क्या फालतू के चक्कर कटाते हो भाई। तो उनका ये कहना होता था बाद में कि एक वकील को बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और बहुत घंटे घंटे भी खड़ा होना पड़ता है। तो अगर तुम्हें एक बार में सब बता दें कि ऐसे ऐसे करके तुम तो 1 घंटे में आ जाओगे, तो तुम्हें बार बार जब तक मौका नहीं, कोर्ट रूम में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो तुम्हारी हेजिटेशन भी नहीं खुलेगी। और तुम जितनी बार भी जाओगे तो दूसरे वकीलों को देखोगे, वो आर्गूमेंट कर रहे होंगे, तो तुम वहाँ पे ठहर जाओगे। तो तुम हर बार कोर्ट में कोई भी एक पल नहीं है जब तुम नहीं सीखते हो। तो तुम यहाँ कुर्सियाँ तोड़ने नहीं आए हो। तो जब शुरू में जब जूनियर्स आते हैं तो वो कॉलेज से निकल के सीधे आते हैं, तो वो सिर्फ सोचते हैं भैया ब्लेजर नया पहन लिया, अच्छी महंगी सी ड्रेस पहन लिया, सुंदर एकदम पॉलिश वाले शूज, तो सोचते भैया कुर्सी पे बैठे रहे। तो वहाँ सीनियर इतना ज़्यादा घुमाता है, इतना ज़्यादा, मिनट में जैसे वो बैठने को होगा तो बोलेगा तू बैठने आया है यहाँ पे, चल उठ जा, वही सर्टिफाइड कॉपी पता कर। तो मतलब इतनी बार घुमाता, तब भी मैं वहाँ पे ये बोलती थी कि फिर मैंने थोड़े दिन में ऐसे निकाला कि भैया इसके काम पूरे क्या हैं। थोड़े दिन में मुझे पता चल गया कि इसका पूरे दिन के क्या क्या काम और ये क्या चाहता है। तो फिर जब उन्होंने बताया कि कोर्ट रूम में तुम बार बार जाओगे तो दूसरे वकीलों को भी देखोगे कैसे आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास मैं तो एक हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें मेरा तरीका जल्दी तुम अडोप्ट कर लोगे कि मैं किस तरह से बात करता हूँ, किस तरह से मेरे आर्गूमेंट चलते हैं। लेकिन तुम दूसरों को भी देखोगे ना, तो तुम नहीं तो मेरे वाली लाइन से चल दोगे तुम, कि सिर्फ मेरा ही मैटर, तुम्हें मेरे ही थॉट पता चला कि मैं इस तरह से बात करता हूँ और इस बात को इस तरह से सोचता हूँ। तो मैं नहीं चाहता
कि तुम इस तरीके से सोचो। तुम जब दूसरे वकीलों को भी देखोगे आर्गूमेंट करते, तो तुम्हें उनके भी पैटर्न पता चलेगा कि वो किस तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग लोगों के देखो। तो फिर मैंने यही किया, मैंने कहा भैया कुर्सी पर तो मतलब ये बैठने देगा नहीं। तो एक तो बात ये क्लियर हुई कि भैया कुर्सी बैठना, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें कह रहा है ना, अब इसके पास ही प्रैक्टिस करनी है। एक तो बात ये पक्की है कि भैया इसको छोड़ के जा नहीं सकते। तो जब इसको छोड़ के जा नहीं सकते, तो ये किस चीज़ में खुश है, क्यों अब रोज़ रोज़ इसकी डांट खाएं कि इसको मेरे पे बोलना पड़े कि कुर्सी पे नहीं बैठना। तो पूरे दिन घूमते रहो कोर्ट रूम में, जितने जितने भी जगह हैं सारों में जाओ, चाहे वो बोलते थे बिना बात के चले जाओ, तुम्हें कोई काम नहीं है। लेकिन तुम देखो कि अगर कोई बात कर रहा है कि क्लाइंट को हैंडल कैसे करते हैं। तो वहाँ एकदम आपने सही कहा कि जो मेरा कंफर्ट था कि मैंने सिर्फ सोचा था भैया कॉलेज में जाएंगे, LLB की और किताबें पढ़ी और अपने कैसे भी करके कोर्ट में आ जाएंगे, वकील साहब सब बोल लेंगे मज़ेदार। तो मुझे एकदम योगी जी समझ में आ रहा है, वो दिन मुझे दोबारा से याद आ गया। मैं ये सोचती थी, मैं रोती थी अलग जाके, कहीं भाई कहीं टॉयलेट हो या हमारा बाथरूम हो। मैं कहती यार धत तेरी, क्यों LLB करी मैंने यार, फट्टू यहाँ इतनी इस ताऊ की इतनी डांट खा रहे हैं। ये मैंने सपना देखा था क्या? हम भी सोचते आर्गूमेंट करेंगे ये करेंगे। मैं सोचती भैया अब तो कर ले आर्गूमेंट। अब वो लोग तेरे बाजू में, कोई वकील बाजू में खड़ा होगा तो तू क्या बोलेगी, तेरी तैयारी नहीं है तो तेरा स्टैमिना ही नहीं होगा, तू एक पैर पे खड़ी नहीं हो पाए, कभी उस पैर पे कभी उस पैर पे, इतनी भारी फाइल उठाना, फिर वो कैसे पड़ता होगा। तो मुझे जब रोना आता था तो मैं ये सोचती कि भैया थोड़े दिन का है और तू हिम्मत कर, रोने धोने से तो काम चलेगा नहीं। अब तेरा सपना था तो तू जो सपना देख रही थी वो पूरा होगा, तो शायद इस लाइन से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। ये थोड़ी तेरे साथ सीनियर तेरे साथ वैर कर रहा है, उसके पास तो इतने सारे जो भी आते थे सबको ऐसे ही वो ऐसे ही डील करते थे। तो मैंने कहा ये कंडीशन ही है, ये टर्म एंड कंडीशन है कि एक अच्छा अगर आपको एडवोकेट बनना है, जिसका आप सपना लेके आपने LLB की, तो इसमें से गो थ्रू हुए बिना तो बेटा काम चलेगा नहीं। तो ये सुई की जैसे धागा पिरोने वाले इतना बारीक होता है, तुझे इसमें से घुसना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर वो सपना छोड़, फिर तू जहाँ है वहीं रह। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो कंडीशन है आपको उसमें से, जो सुई का इतना धागा घुसाने वाला चीज़ है, उसमें से आपको जाना ही पड़ेगा, और दर्द भी होएगा। तो दर्द होने दो एकदम विपरीत दिशाएं दिखती है कि अगर या तो उस कंडीशन को पार करो तो सपना पूरा होगा, या तो फिर जहाँ पड़े हो भैया उससे भी डाउन चले जाओगे, क्योंकि लोग मखौल भी तो बनाएंगे। तो फिर और तुम खुद रिग्रेट करोगे यार मैं तो लायक ही नहीं था, फिर मैंने LLB क्यों करी। तो एकदम सही कहा आपने कि जो मेरी धारणाएं हैं वो सिखाने वाले को बल्कि ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको तो लेना ना देना ना, वो तो सब उसका तो सब कुछ है, वो तो मुंशी से काम करा लेगा सैलरी भी दे के। तो वो जो हमें सिखाता है तो मुझे उसके अनुसार करना चाहिए। भले मैं थोड़ी देर रो लूँ, लेकिन रोते वक्त मुझे यही ध्यान देना है कि भैया ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, और तुझे अगर तेरा जो सपना जहाँ तू पहुँचना चाह रही है उसको तुझे याद रखना पड़ेगा। तो वो कंफर्ट जोन मुझे, जो मेरे दिमाग के भी कंफर्ट जोन है, बॉडी को लेके नहीं मैं बोल रही, कि जो मेरे कंफर्ट जोन माइंड में मैंने कर रखे कि इस मुताबिक होना चाहिए, मुझे वो टोटल भुला देने पड़ेंगे। चाहे वो कुछ भी कह रहा हो भैया कि रात ये दिन है, तो अपना तर्क नहीं दिखाना कि यार इसको मैं कैसे मानूं। अगर तुझे अगर उसके सरेंडर करना है, मतलब एक बार तुम जांच लो शुरू में, जब तुमने जांच ही लिया तो अब सरेंडर करो कि शायद वो अपने सूक्ष्म दृष्टि से जो तुम्हें दिखाना चाह रहा, अगर मैं वहाँ तर्क लगाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से ही बोलूँगी, तो मेरे को अपनी बुद्धि को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए यहाँ पे कि भैया तू जहाँ है अपनी बुद्धि के कारण तो तू वहीं रहेगी। तो तू अगर ये सूरज को कह रहा चांद है, तो अगर मैं करूँगी नहीं ये तो सूरज है यार, ये उल्टा पुल्टा क्या पढ़ा रहा है, तो मैं वहीं अटक जाऊँगी। तो बोलेगा जा फिर तू साइड बाई काट हो। तो शायद हो सकता है वो मुझे जो कह रहा सूरज नहीं ये चांद है, तो वो डिफाइन करेगा ना आगे जाके। तो मुझे यहाँ ज़रूरत है पेशेंस की, कि मुझे धैर्य रखना है, क्योंकि मैंने ही एडमिशन लिया है, मुझे ही आकर्षण हुआ कि मैं वैसा बनूं। किसी ने मुझे प्रभावी मैं अपने आप में प्रभाव में आई ना, मेरी ये रिक्वायरमेंट होगी कि मैं वैसा बनना चाह रही थी। तो किसी ने तो मुझे ना तो उसने बुलाया टीचर ने, ना ही मुझे किसी ने धक्का दिया, क्योंकि जो माँ बाप बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ बनाते हैं बिना उनके इंटरेस्ट के, तो वो बच्चे बन भी नहीं पाते, और बन पाते हैं तो उनकी ज़िंदगी नरक होती है। तो मैंने अगर चॉइस किया है कोई भी चीज़, चाहे प्रोफेशन और चाहे अध्यात्म में आना, तो मुझे ये ज़रूर अपने माइंड में लिख लेनी चाहिए कि ये जो कह रहा है अब तू जहाँ थी वो सही थी,
वो भी तू पीछे से धके, तूने अब चॉइस किया होगा कि मैं 1 से 2 अगर मेरे को सीखना तो मुझे 1 छोड़ना पड़ेगा पहले मुझे 1 बिल्कुल, मैंने कहूँ भैया मैंने एक तो आता है मेरे को, तो भैया फिर 1 पे रहे। अगर कोई कह रहा है जैसे प्लस करते हैं 1 + 1, तो मैं बोलूँगी 1, और जैसे उसने प्लस का निशान लगाया तो मैं बोलूँगी ये क्या कर दिया रे, ये नहीं होता हमारे यहाँ पे, ये थोड़ा। तो मुझे वहाँ लग रहा है अपने ऊपर ही लग रहा है व्यक्तिगत कि मुझे वहाँ धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए कि इसने 1 लिखा, तुझे 1 आता है, ठीक है 1 आता है, इसको भी पता तुझे 1 आता है, लेकिन अब ये देखा आगे क्या करा। तो जैसे उसने प्लस का निशान के लिए ऐसे बना, तो मैं बोलूँगी डंडा टेढ़ा क्यों कर रहा भैया, तो मुझे वहाँ नहीं बोलना चाहिए, मुझे थोड़ा उसको वक्त देना चाहिए कि आखिर तब वो ये प्लस। क्या कुछ नया बताना चाहते हैं ना, जो तुम्हें पता है वो तो पता ही है। हाँ, और जब मेरे को जोर आ रहा है, जब वो निशान प्लस का बना रहा है और मुझे जोर आ रहा है, तो मैं वहाँ तिलमिला जाती हूँ। और यही मेरी अज्ञानता का मूल कारण है कि मेरे अंदर धैर्य की कमी है। और उसको क्या पड़ी भैया, वो प्लस तक ले जाएगा। तो एकदम सही समझ में आए कि मुझे वहाँ अपनी धारणाओं को खुद ही ये धारणा तोड़नी पड़ेगी कि जिसको हम सरेंडर शब्द कहते हैं, कि समर्पण के साथ में आपको शब्दों से समर्पण नहीं होता, आप धैर्य रखो कि इसको आपने माना कि इसको कुछ अलग आता है, तो वो जो कह रहा है वो देखो कहाँ कहाँ लेके जाएगा, और जब वो लेके जाएगा तो मुझे पीछे का क्लियर होता जाएगा, नहीं तो मैं उसको भी उलझा दूंगी कि भैया नहीं। तो ये एकदम समझ में आया कि मुझे अपनी धारणा है। लेकिन योगी जी मेरा फिर से एक ये छोटा सा क्वेश्चन है कि जो धारणाएं टूटती हैं, तो उस टाइम पे मुझे, ये तो मेरे व्यक्तिगत मुझे अनुभव में आया कि मुझे पेन होएगा, मुझे धारणाएं टूटेंगी, तो कई बार स्वीकार भी नहीं होता वो चीज़ें। तो उस टाइम पे मुझे एक जिज्ञासु की तरह कि मैं अब जाना भी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की रिक्वायरमेंट है, मैं खुद ही आई हूँ, मैंने खुद ही वो रास्ता चुना है, तो मैंने चुना भी खुद ही है, ये भी तय है, मैंने सूझबूझ के एकदम विवेक के साथ चुना, ये भी तय है। लेकिन अब पुरानी धारणाएं, आप पता कि वो पुरानी धारणाएं जब टूटती हैं तो कहीं कहीं जब मेरे को आघात होता है, तो उस टाइम पे कि ये आघात, हाँ उसका मेरा समय है जो वो थोड़ा कम हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ। नहीं, मेरा माइंड बहुत खराब हो जाता और मैं समझ नहीं पाती मुझे क्या करना था। तो अब उसका प्रभाव थोड़ा कम टाइम के लिए, ड्यूरेशन जो है उसका वो कम हुआ है, लेकिन वो हो ही ना मेरे ऊपर, जो कई दिनों तक मेरे माइंड में रहता था, अब वो कुछ घंटों में, क्या कुछ मिनटों में ही आता, लेकिन कुछ मिनटों में भी वो ना हो कि मैं अपने आप को स्टेबल रख पाऊँ और पहले से ये मेरे अंदर मजबूती पक्की आ जाए कि अब तो भैया मुझे बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो वो कैसे आएगा मेरे अंदर? जैसे जैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। जिस दिन लक्ष्य पे पहुंच गए उस दिन खत्म हो जाएगा। मतलब लक्ष्य के पहुंचने तक भी होता तो रहेगा, सामना करना पड़ेगा आखिरी तक आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे जब मुझे वो एकदम मतलब मैं उसकी महानता सामने वाले की भी समझ पा रही हूँ कि उसको बिना ही, उसको कोई मतलब भी नहीं है, चाहे वो मेरे सीनियर रहे हो, तब हमें लगता था यार इतनी भारी भारी फाइलें उठवाता है यार कि देखो ना हाथ टूट जाता है। लेकिन बाद में जब हम खुद ही इंडिपेंडेंट हुए तो बड़ा अभाव निकलता था कि यार ये काम तो वो अपने मुंशी को 5-7 हज़ार रुपये दे के भी करवा सकता था, लेकिन वो मेरी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहा था। वो पहुँचने के बाद ही मुझे पता चला। तो जो क्या ये आघात मुझे, जो ड्यूरेशन अपने आप कम हुआ, ये बिल्कुल कम पहुँचने के बाद ही होगा, उससे पहले खत्म तो पहुंचने के बाद ही होगा। वो कुछ न कुछ रहेगा, बस अपने को इतना समझना है कि अपनी समझ विकसित हो रही है। हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर हम कुछ सीखने में हमारे शरीर को पीड़ा हो रही है तो होने दो भाई। यहाँ पे क्या है, आप बाहर कुछ काम सीखते हो तो शरीर को पीड़ा होती है, ठीक है। अब यहाँ अध्यात्म में मानसिक पीड़ा होती है तो होने दो ना, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। पीड़ा हो रहा है तो इसका मतलब मैं कुछ सीख रहा हूं, मैं कुछ सीख रहा हूं। अगर ये शरीर थक रहा है इसका मतलब मैं इससे काम ले रहा हूं। लेकिन पीड़ा हो रहा है उस टाइम मैं सीख रहा हूँ। अगर पीड़ा में मैं सोचूं कि अगर मेरा कहीं, मेरे को जो डर लगता है कि उस पीड़ा में कहीं मैं, क्योंकि मुझे गिरना बड़ा अच्छे से आता है,
तो उस पीड़ा में, उस आघात में, जो मानसिक आघात लगता है उस टाइम पे, तो उसमें मेरा गिरने का ना, मेरी कमजोरी ना काम कर जाए, उसके लिए मैं क्या वो है ना आपको बचाने के लिए, उसे मत छोड़ो बस। ओ हाँ, वो है ना आपके लिए, जिसने पीड़ा दिया है, आपके अंदर पीड़ा पैदा किया है, वो है ना, वो तो है ही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है। मैडम, ड्यूरिंग टाइम मुझे उसी के दौरान जब मुझे वो आघात उसने दिया, हाँ, तो मुझे उसके आसपास ही रहना चाहिए। बस अगर मैं उसको छोड़ के वो समझ भी रहा है आपको पीड़ा हो रही है, और उसे तो पीड़ा होने से पहले ही पता था पीड़ा होगी, क्योंकि पीड़ा तो वही दे रहा है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था। एकदम एकदम उसे तो पता है वो पीड़ा देने वाला है। हाँ, उसी तो तैयारी है ना कि हाँ, अभी ये वाला विस्फोट इस पे अगर करूंगा नहीं दे तो फिर आपकी समझ ही विकसित नहीं होगी, हाँ, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। हाँ, ये 100% क्लियर है कि अगर मेरी धारणाएं नहीं तोड़ी गई तो मैं आगे आपका ग्रोथ ही नहीं होगा, आपकी उन्नति ही नहीं होगी, आपकी समझ विकसित ही नहीं होगी। और जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हम जरूर देखो परेशान होते हैं। हाँ, जरूर, कुछ भी आप सीखो एकदम दुनिया में, आप शारीरिक मानसिक आपको थकान होती ही होती है, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो। एकदम और आप जितना सीखो उसमें हो तो नहीं, कुछ नहीं होगा क्या। वो तो फिर हैबिट में आ जाती है ना वो चीजें एकदम। लेकिन जब पहली बार कोई चीज होती है, हाँ, एकदम, तो जब भी आप, और जिसने पीड़ा दिया है उसे पीड़ा देने के पहले पता है वो पीड़ा को कैसे निकालेगा, वो उसका काम है। हमें बस जितना वो कह रहा है बस करते रहो, उसमें ही हमारा ग्रोथ हो जाएगा। तो क्या मुझे उस टाइम पे वो शेयर कर देनी चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है उसे तो पता ही है। हाँ, उसको पता है, लेकिन मैं तो उस टाइम अगर पे शेयर, जूझ रहा हूँ अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है शेयर करो, अगर तुम निकाल सकते हो तो निकाल दो, पहले तो तुम उस पे काम करो। कि छोटी छोटी बात उससे मत कहो, एकदम, क्योंकि अगर छोटी छोटी बात में लिप्त करोगे तो आपको आगे नहीं ले जा पाएगा। सही। उसे भी तो समय दो, उसे भी तो काम करने का समय दो। अब जिस काम को आप कर सकते हैं अगर उससे करवाओगे तो फिर आपके लिए आगे कैसे ले जाएगा आपको। आप जब हताश हो जाओ, नहीं कर पाओ, तब उसके सामने रखो। बोलिए। तो मतलब उस टाइम पे जब मुझे आघात हुआ, मानसिक ये चीज़ें हुई, मतलब आघात शब्द मुझे अभी बोलना पड़ रहा है समझने के लिए, अदरवाइज तो मेरी समझ विकसित एक स्टेप से मैं अगले स्टेप पे बढ़ी हूँ, मतलब मेरी ग्रोथ हुई है एक तरह से। तो उस टाइम पे जो मेरा मन विचलित, मतलब एक टंकार ऐसी लगी है, एक चोट ऐसी लगी है कि एक सेल जैसे मेरा टूट गया हो, एक धारणा का टूटना, ऐसा लग रहा है कि एक नया पुनर्जन्म से जैसा हो गया हो मेरी सोच का। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरा मानसिकता कैसी थी, और अब ये विचार सुनने के बाद लग रहा कि एक जैसे एक कली ही खिल गई हो अंदर, एक अच्छा फील हो रहा है। तो उस टाइम पे जब मुझे ये आघात लग रहा था, तो उस टाइम पे मुझे ये मानसिकता जो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने आप को इस तरह की रेमेडीज दे सकती हूँ कि उस टाइम पे मैं ये कह सकती हूँ कि आखिर इससे तुझे जो तुझे अभी लग रही है ये बात, इससे तुझे होना क्या है, और क्या इससे बड़े बड़े तेरी जिंदगी में नहीं हो चुके हैं, और जो इतने बड़े बड़े हो चुके तो उससे क्या रिजल्ट निकला, और जो ये हो रहा है तो इसमें करने वाले को क्या फायदा हो रहा है, और शायद इसमें तेरा ही फायदा छुपा होगा। और ये जो आघात है वो किसको लग रहा है, जो आप समझाते हो कि जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा। तो जो जीव आत्मा को ये लग रहा है, तो ये मैं उस टाइम पे देख पा रही हूँ कि ये शरीर को लग रहा है या मुझे लग रहा है, ये लग किसको रहा है। तो मतलब मुझे खुद पे ही ये क्वेश्चन, जो मैं जब मुझे आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें आती हैं जो मुझे लगती हैं, तो उस टाइम पे मैं मतलब यही चीज़ें सोचती हूँ कि यार ये हो किसको रहा है, ये मुझे हो रहा है, तो मुझे मेरे किस चीज़ को ये हिला के चला गया। और उस टाइम पे मैं बड़ी काफ़ी विचलित हो जाती हूँ एकदम से। तो उस टाइम पे ऐसा बताओ कि वो मेरा विचलन होना क्या निश्चित तौर से होएगा ही? वो तो होगा। मैं जब साधना करता था तो कुछ समय ऐसे आते थे, ठीक है, कि उस समय अगर मेरे गर्दन को काट दो तो वो ज़्यादा ठीक है।
क्या? अच्छा, गर्दन को काटना। वो मतलब ओए होए। वो पीड़ा से ज्यादा ठीक गर्दन काटना ज्यादा ठीक रहेगा। ओह माय गॉड। अगर मैं वो पीड़ा से नहीं गुजरूं तो मैं आगे भी नहीं जा सकता। आपके सामने तो चलो और कोई है, मेरे साथ तो मैं ही था सिर्फ। तो अगर मेरी समझ को विकसित करना है तो ये पीड़ा का मुझे सामना करना है, और तुम्हें समझ को विकसित नहीं करना है तो अभी ये पीड़ा खत्म हो जाएगा, आज के बाद नहीं होगा। तो मैंने पीड़ा को ही चुना। तो ऐसा लगता था कि ये पीड़ा से अच्छा तो मरना ज्यादा ठीक है, मरना ज्यादा ठीक है। ऐसी भयानक भयानक पीड़ा का मुझे सामना करना पड़ता था, और वहां सिर्फ मैं था। अब मैं वो सामना ना करूं, अगर मैं उससे अपने आप को बचा लूं तो मेरी समझ विकसित नहीं होगी, और जिस समझ में मैं हूं उस समझ में जीना नहीं चाहता, उस समझ में मैं रहना नहीं चाहता। वो समझ मेरे किसी काम की नहीं है, समझ है लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है, और मैं अपनी समझ को जहां तक ले जाना चाहता हूं इस पीड़ा का सामना किए बिना ये जा ही नहीं सकता। अगर मैं इस पीड़ा से बच जाऊं तो मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा, फिर मेरा ग्रोथ ही नहीं होगा, उन्नति ही नहीं होगी, मेरी समझ विकसित ही नहीं होगी। तो ठीक है, पीड़ा ही सही, क्षणिक है, कुछ ही क्षण का पीड़ा है, ज्यादा देर का थोड़ी रहता है। कुछ ही क्षण विचलित रहूंगा, कुछ ही क्षण तड़पूंगा, कुछ ही क्षण पीड़ा रहेगी, और उसके बाद तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद समझ विकसित होने वाली है ना। जब जब पीड़ा होगी तब तब उसके बाद समझ विकसित होगी। बस उस पीड़ा में मुझे गिरने वाला कोई ऐसी समझ मुझे नहीं है। रहना, बस उस पीड़ा में मुझे रहना है। मुझे पास्ट वाले से कोई अनुभव उठा के उसको रिकवर नहीं करना। नहीं, रिकवर किए तो गए। हाँ। अगर आपने उसको रिकवर किया तो फिर आप गए। हाँ एकदम। आप जिसके साथ हो उससे ही पूछो, भैया क्या करें, अगर ज्यादा हो रहा है, नहीं आप संभाल पा रहे हो, उससे ही पूछो। हो सके तो आप ही हटाओ, क्योंकि आपका हटाने में और तेजी से समझ विकसित होगा। पहले काम को खुद करो, नहीं होता है तब अपने सीनियर के पास जाओ। तो मुझे ऐसी परिस्थितियों का खुद अपने जीवन में सामना करना पड़ता था। और मुझे इतना पता है, ये सृष्टि का नियम है कि जब किसी को वस्तु हो चाहे कुछ भी, उसे बढ़ाना होगा तो उसे कहीं न कहीं तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्या? उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती देखने के लिए। हमेशा जांच तभी होगी जब आपके लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा होगी, तब जांच होगी, नहीं तो जांच होगी ही नहीं, संभव नहीं। संभव नहीं है। जांच जब की जाएगी तो आपके लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा करना पड़ेगा, और उस विपरीत परिस्थितियों में आपके स्थिति की जांच होगी, और आपको बहुत सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला प्रहार करेगा ना फिर, और वो बहुत तेजी से करेगा। वो आपसे वो जितनी उसके पास ताकत है सब लगाएगा आपको जांचने के लिए, क्योंकि अगर वो कम ताकत लगाए तो जांच नहीं होगी ना। जांच संभव तब होगी जब वो पूरी ताकत लगाएगा। और वो उसको बताएगा नहीं। अगर सामने वाले को बता के ही प्रहार करेगा तो बच ही लेगा एकदम। हाँ, नहीं, वो उसको बताएगा भी नहीं, सीधा प्रहार करेगा। ये कि नहीं प्रहार के पहले बता देगा मैं आपको प्रहार करने वाला हूं, तब तो उसका असर ही नहीं होगा। सही। हाँ एकदम।
और शब्दों से जांच नहीं सकता। ये शब्दों से ऐसे कहानी बनाए धीरे धीरे और तुम्हें बताए तुम इसका हल बताओ, नहीं नहीं ये नहीं भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो विपरीत परिस्थितियां ही कुछ। वो विपरीत परिस्थितियां पैदा करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम्म। और करना पड़ेगा क्या? तो इसमें तो फिर ये तो हुआ एक गुरु का काम। पहले वो सिखाता है फिर जांचता है। क्या? हम्म पहले सिखाता है और फिर जांचता है कि भाई सीखे कि नहीं। क्या? हाँ, पहले सिखाएगा और फिर जांचेगा। और तुम कहोगे नहीं हम सीख के आए हैं, तब तुम पे प्रहार करेगा। सीख के आए हो, चलो जवाब दो। फिर आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, फिर पहले टेस्ट में ही बैठ जाओ। वह ये तो सीख के हाँ गया है, हाँ तो हाँ। टेस्ट ही दे दो जब तुम सीख ही के आए हो तो चलो सीधा टेस्ट ही दो। हाँ दो। हाँ, फिर वहीं से चालू करें। हो सकता है ये पहली क्लास पढ़ के या दूसरी में एडमिशन ले ले तेरा। वही बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मतलब अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब एक सिखाने वाला मेरे पे मेहनत कर रहा हो, तो जब मुझे चीज़ें समझ में ना आ रही हूँ या मेरे स्वभाव के मुताबिक या मेरे धारणाओं पे विपरीत वो जा रही हूँ, जो मेरी धारणाएं टूटती हैं, तो जब वो मेरी धारणाओं पे प्रहार करे तो पहले तो मेरे ही हाथ में पूरा ये अधिकार है अभी कि वो सिखाने वाले का कर्तव्य बनता है कि वो मुझे अच्छे से सिखाए। तो और मेरा उस टाइम पे ये अधिकार है कि जब वो सिखा रहा हो तो मेरे को हर एक लाइन पे इतना बारीक से, हाँ, इतना बारीक से निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो मेरा पेपर ही होएगा ना भैया। उस टाइम पे जब पेपर होएगा तो मुझे कुछ बताएगा नहीं। तो मेरे को चैप्टर क्लियर करने से पहले मुझे अच्छे से चीज़ें समझ लेनी चाहिए, और जो अगर मेरे विपरीत, मुझे ही विपरीत क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए, क्योंकि वो विपरीत वो क्वेश्चन वही आने वाले हैं पेपर में। तो कि भैया मेरे को तो ये चीज़ें मेरे अनुसार तो ऐसे लग रही हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है, ताकि वो धारणाएं लेसन जब पढ़ाया जा रहा हो तो उसी में भी क्लियर हो सकती हैं कि मेरे को तो ये चीज़ें, आज जिसको आप कह रहे हो कि भैया ये सूरज चांद है, तो मैं बोलूँ कि हमारे देश में तो इसको सूरज ही कहते हैं, ताप देता है, तो आपका चांद कैसे है। तो वो चीज़ें मेरा जो अभी पेपर में होने वाला है, जिसको विपरीत आप कह रहे हो कि विपरीत माहौल क्रिएट किया जाएगा, तो वो मैं पहले क्वेश्चन अपने दिमाग से जितने भी मेरी उपज है, क्योंकि जब वो मेरा पेपर होगा तब मैं पूछूं कि भैया ये नहीं, तब तो वो कुछ ही नहीं बताएगा, तब तो कहेगा तुम सामना करो, बस वहाँ तो फेल या पास है वहाँ तो यहाँ मुझे मतलब जब ये समझ में आ गया भैया टेस्ट है, इसके बाद ये हूँ हाँ करने वाला मार्ग नहीं है, कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मार्ग है ही नहीं। अगर कोई सही में सिखाने वाला है तो वो पेपर लेगा भैया, और वो कब लेगा वो भी उसके मुताबिक है। ये नहीं एक चैप्टर क्लियर होगा एक लाइन, तो क्या पता वो भैया एक लेसन 5 लेसन इतने आसान हो, सोचे भैया 5 के बाद इकट्ठा ही ले लूंगा, और ये हो सकता है एक हार्ड इतना चैप्टर हो तो तेरा हर लाइन पे वो लेना चाहिए कि तुझे समझ में आए कि नहीं। अब मुझे थोरम वोरम समझ में नहीं आती थी, तो मैं सोचती यार थोरम वोरम पेपर में तो मैं करके ही नहीं आऊँगी, बस पास हो जाऊँ जो, और ये थोरम वोरम अपने को। तो मेरा कहना भी ये, यहाँ तो कोई जंप होने वाला सीन नहीं है, ये अध्यात्म वाला। तो हम पेपर में क्या करते थे योगी जी कि इम्पोर्टेंट देख लेते कि भैया इम्पोर्टेंट पास होने के लिए क्या जरूरी है, और जो आसान है उसमें आसान भी रहता, अंक गणित वगैरह जैसे मैथ में और बीज गणित। तो हम सोचते भैया पास होने के लिए अंक गणित ही पढ़ लेते हैं, आसान सा है, बस इसमें पास हो जाएंगे, और वाले सब्जेक्ट में तेज अच्छा पढ़ लेंगे तो मेरिट उससे बन जाएगी। लेकिन ये अध्यात्म वाला मार्ग, तो यहाँ तो भैया कोई ऐसी चीज़ ये नहीं कि हम जंप करें, यहाँ तो बिल्कुल चीज़ें सीक्वेंस में चलती है, एक के बाद 2 ही है भैया सीधा। तो यहाँ जंप वंप नहीं हो सकता, या झूठी हाँ में हाँ भी नहीं हो सकती। अगर रियल में सिखाने वाला, आप रियल के ही एक बहुत ही अच्छे, मैं टीचर कहूँ कि बहुत ही अच्छे टीचर हो, कि आप हर एक लाइन में ही हर की परीक्षा लेते हो, क्या कि खड़ा है तो भैया क्यों खड़ा है, हाँ, बस जवाब दो एकदम। जब जैसे मैंने उसे सुबह बोला, वहाँ बोला, हाँ। तो भाई क्यों खड़े हो ये बताओ, खड़े होने के लिए आए हो क्या? तो मुझे बताओ, नहीं तो जितना यहाँ कहा गया वो करो, नहीं तुम कुछ अलग करोगे तो मैं पूछूंगा ना क्यों। तुम्हारे पास जवाब है क्या?
तो हमेशा जांचने के लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा करनी पड़ती है। जैसे अभी ये कपड़ा है, सिलाई हुआ है, अब इसको मजबूत सिलाई है कि नहीं, अब इसे फाड़ने का हाँ, इसको खींच के नाटक तो देखते हैं। करना पड़ेगा नहीं। हाँ, थोड़ा खींच के देखते खींचने हैं, का मतलब तो इसको फाड़ना अगर नहीं है। फाड़ोगे भी तो तरीका तो यही है। अगर इसको फाड़ना भी होगा तो तरीका तो ऐसे ही है ना, लेकिन जांचना होगा तो तरीका ऐसे ही है। लेकिन अब आप ये मत समझो, फाड़ने वाला भी ऐसे फाड़ता है और जांचने वाला भी ऐसे जांचता है, याद रखना। तो अब ये फटने वाला जो है, हाँ। ये कपड़ा, तो उसमें इस कपड़े को ये जानकारी होनी है कि फाड़ने वाला मैं हाथों में किसके हूँ। बस बस बस, मैं किसके हाथों में हूं, बस ये मायने रहे। क्योंकि फाड़ने वाला भी ऐसे ही फाड़ता है और जांचने वाला भी ऐसे ही जांचेगा। हाँ, मेथड दोनों के एक ही है। हाँ, तो ये तो जब हम किसी फील्ड में आए या हम अब अध्यात्म में आए, तो पहले ये जांच ले कि रियल में अगर मैं चाहूँगा, मेरी ज़रूरत है, तो भैया मैं इस मशीन में चढ़ूँ, एकदम क्योंकि किसी में रगड़ाई तो होनी ही है तेरी। होना ही होना है। क्योंकि इसलिए कि अगर जांच ही नहीं होगी तो आपका ग्रोथ ही नहीं होगा। जांच में ही आपके स्तर का पता चलता है। आप किसी फील्ड में हो, परीक्षा देनी ही पड़ेगी और परीक्षा में फिर कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन योगी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मेरी धारणाएं बनी, हाँ, तो क्या ये जीवात्मा जो कंफर्ट जोन में बैठ जाती है, एक बार एक मेहनत करी, जैसे ये सब में अप्लाई होता है, जो अभी आपका ज्ञान है, जो ये वाली बात आप कह रहे हो कि जब तक अगर जांचा नहीं जाएगा, तुम्हारे विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, तुम्हें शरीर और मानसिक दोनों से आघात होने वाला है। अगर तुम उसमें भाग गए तो तुम वहीं पड़े रहोगे। अगर तुम उससे क्रॉस कर ली, तुमने वो टर्म एंड कंडीशन जो थी, उस कंडीशन में खुद को पार कर लिया, वो शर्त मान के, तुम्हें मानसिक और शारीरिक दोनों पीड़ाएं होंगी और उससे तुम क्रॉस होगे तो तुम्हारी ग्रोथ होएगी। उसके बाद ही तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ अब आपसे कि जो जीवात्मा मेरी एक कंफर्ट में बैठ जाती है जल्दी जल्दी, कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जब मैं प्रैक्टिस में आई तो वहाँ पे सीनियर जब ये चीज़ें करता था तो मैं बहुत जल्दी ये समझ में आया कि ये बैठने तो देगा नहीं, तो बैठने क्यों नहीं देगा, ये दुश्मन तो नहीं है मेरा। तो मेरे को अभी ये समझना है कि ये जीवात्मा कोई भी चीज़ को लेके, ये पहले इसको, ये बातें जो आप समझा रहे हो कि ये मैंने प्रैक्टिकल भी देखी है, जब वीडियो देखेंगे उनको भी एकदम समझ आएगी, हाँ यार आज तक जो काम सीखे तो उसमें ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद हम एकदम ईजी वेज में उस चीज़ को कर लेते हैं। लेकिन जब शुरू में सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जीवात्मा बार बार कंफर्ट जोन में क्यों, मतलब इसको रिलैक्स में रहना इसको क्यों पसंद है? मतलब अभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची है कि जीवात्मा तड़फ रही है अभी इन संसारी प्रपंच को देख देख के। और ये भी आपके ज्ञान से समझ में आया कि यार ये मैंने ही है इसको राग द्वेष में फंसा रखा है, और मैं अब हाय तौबा कर रहा हूँ कि भैया अब मुझे नहीं करना, मुझे राग द्वेष से बाहर आना है। तो ये भी आपका ज्ञान क्लियर समझ में आ गया कि राग द्वेष से जब तुम नया नहीं बनाओगे तो पुराना सत्कर्म से तुम्हारा बल मिलेगा और कट जाएगा, और नया बांधो मत आगे। तो ये बार बार ये कंफर्ट, इसको सुविधा में रहना क्या, क्यों रहना चाहते हैं? आराम मिलता है ना, सीधी सी बात है, आराम मिलता है। तो क्या आराम हराम है यहाँ पे? हाँ तो है ना। अगर आराम, मैं अपने लक्ष्य पे पहुंचने के पहले ही आराम करने लगा तो जितना देर आराम कर रहा हूं उतना मेरा समय तो जा रहा है जिंदगी का। तो कहीं ना कहीं उस जीवात्मा को अपने टारगेट पे पहुंच रही है तो उसको अच्छा भी तो लगना चाहिए वहाँ पे। वो आराम क्यों चाह रही है? आराम वहाँ पे कर लेगी जाके अपने घर। ज्यादातर लोग आराम ही पसंद करते हैं। अगर मेरा एक्चुअल में ये हो कि भैया, नहीं तो फिर आप आराम पसंद करोगे ही नहीं। जैसे मैंने अपनी बात कही आपसे कि मुझे खूब दुख होता था, ऐसा होता था कि गर्दन काटना तो ज़्यादा, इससे मरना ज़्यादा ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं इस दुख को हटा दूं तो मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा, तो ये दुख ही सही भैया, क्योंकि मैं इस समझ के साथ जीना ही नहीं चाहता हूँ। और जैसी मुझे समझ चाहिए उसके लिए दुख का सामना करना पड़ेगा। तो भैया मैं दुख का सामना तो करूंगा, लेकिन मेरी समझ तो मुझे वही चाहिए। तो ये हम आपका ज्ञान सुन सुन के भी फिर हम सुविधाएं चाहते हैं या हम आराम करना चाहते हैं,
और ये हमारा हाल है, आपका ज्ञान बार बार सुनने के बाद भी का हाल है। और आपका कोई गुरु भी नहीं रहा, आपने कहीं ऐसा कुछ स्पेशल कि अब मुझे कोई क्वेश्चन आता है तो रात हो दिन हो कहीं हो और हम उसका हल पा लेते हैं, और वो ताप को उस आघात को ज़्यादा देर तक बेचैनी इतने ज़्यादा हो जाते हैं भैया जल्दी से इसका आंसर मिले और हम इससे निजात पाएँ। लेकिन आपका कहना कि आप एकदम, हमारा तो हाल इतना गर्दन कटने वाला तो नहीं होता, तो फिर मतलब आप भी एक सामान्य जन, और ये हम जो अपने आप को डपरी बोलूँ मैं अपने दिमाग को, तो ये मतलब क्या आप कैसे दृढ़ निश्चय आपने ये कर लिया और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं इसलिए किया कि जहाँ मैं था वहाँ रहना नहीं चाहता था, ठीक है, चाहे मेरी समझ हो चाहे कुछ भी हो, मैं वहाँ रहना नहीं चाहता था। और फिर मैं जब आध्यात्म में आया तो मैंने बहुत इसमें व्यापार देखा, इस व्यापार को मुझे ख़त्म करना था, ठीक है। बहुत लोगों की भावनाओं को कुछ पैसों में लूटते देखा, ठेस पहुंचाते देखा, तो लोगों का पीड़ा मैंने देखा, ठीक है। तो लाखों का पीड़ा देखा मैंने, करोड़ों का पीड़ा देखने को मिला कल्पना से। लाखों का तो देखा ही, ठीक है, लेकिन करोड़ों का भी कल्पना किया मैंने। तो मैंने कहा कि यार मेरे पीड़ा से अगर मुझे कुछ मिलता है और उससे लाखों जीवों का कल्याण होगा, करोड़ों जीवों का कल्याण होगा, तो इस पीड़ा को सहने में क्या जाता है। ये मेरी प्रत्यक्ष ज्ञान की खोज थी ना, तो ये पीड़ा सहने में क्या जाता है। अगर मेरे पीड़ा सहने से लाखों लोगों का पीड़ा से दूर होते हैं तो फिर क्या है। और मुझे ये व्यापार ठीक नहीं लगा। अध्यात्म में जब आया तो कुछ पैसों पे लोगों को आत्मज्ञान कराना, आत्मज्ञान का आश्वासन देना, कुंडली जागृत करना, चक्र जागृत करना, ये सब करते थे। मुझे ठीक नहीं लगता था कि यार ये तो बहुत खतरनाक है। तो योगी जी आपने तो ये आघात एक प्रत्यक्ष ज्ञान खोजने में जो आप बता रहे हो कि आपको पब्लिकली ये दर्द सहन नहीं होता था कि आप इस अज्ञानता से लोगों को निकालना चाहते एक तो मैं भी उस दर्द में था, मैं भी दर्द में था। हाँ, नहीं, पहले दर्द तो मुझे हुआ, तो खोज में और लोगों को दर्द में मैंने देखा। तो मतलब मेरे मानसिक स्थिति क्या है कि मैं दर्द में भी हूँ, और जब मेरे पे दबाव आता है, मतलब आपका ये जो कंडीशन है कि विपरीत परिस्थितियों में ही आपकी समझ की जांच होगी। नहीं, आप खुद समझो ना इसको, हमारा कंडीशन नहीं है, ये प्राकृतिक कंडीशन है। नहीं, हाँ मैं तो वो मान ही रही हूँ, इसको तो मैं एडमिट ही कर रही हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में ही मेरी समझ की ग्रोथ होगी कि मैं किस लेवल से उस बात को लेती हूँ कि सामने हालात आए। विपरीत परिस्थिति पैदा किया जाएगा आपकी जांच के लिए। जब तक आपको सिखाया जाएगा तो आपके जैसा ही बात किया जाएगा, ठीक है, जैसा आप चाह रहे थे उसी तरीके से आपको समझाया जाएगा। लेकिन जब आप सीख लोगे कि हाँ हो गया, तो उसके बाद विपरीत परिस्थितियां पैदा किया जाएगा कि आपकी समझ कहाँ तक गई, क्या जितना बताया गया उसमें आप जी रहे हो। तो विपरीत परिस्थितियां पैदा करना पड़ेगा, और जितना अच्छा सीखने वाला उतना उस पर कठोर अनुशासन होगा। उसकी क्षमता को देख के ही उस पर प्रहार किया जाएगा ना। मतलब चाहे कोई भी हो, जितना अच्छा सीखने वाला है उतना कठोरता से उसके साथ वो प्रहार करता है, करना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी क्षमता है ना। तो हमें समझना पड़ेगा, क्या हमें समझ के आगे बढ़ना है कि ये सब परिस्थितियां बनेंगी। और मैं फिर अपने तरीके से क्यों परिस्थितियां पैदा करना चाहता हूँ।
या मैं अपनी परिस्थितियों में क्यों जीना चाहता हूँ। मैं जिसके यहाँ गया हूँ सीखने, वो जैसे रखना चाहे रहूंगा, वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। भाई उसके पहले ही जांच लो ना उसे, एकदम सीखने के पहले खूब जांच लो, लेकिन जब सीखने लगो तब मत जांचो, नहीं तो फिर भाग जाओगे। एक बार उसे बढ़िया से जांच लो, क्या कि भाई सिखाने वाला अच्छा है कि नहीं, सिखाने वाला कैसा है। आप उसको अच्छे तरीके से जांच लो, लेकिन जब सिखाने के लिए तैयार हो जाए तब मत जांचो। अब बताओ कि तुम्हें सिखाए कि परीक्षा दे, पहले ही ले लेना। सही। अब वो आपको सिखाए कि अब आपको परीक्षा दे, तुझे परीक्षा ही लेना था पहले ही ले लेते। हाँ? सही। अब तुम सिखाने में परीक्षा लोगे तो अब तुम्हें परीक्षा दे कि तुम्हें सिखाए, क्या करे हो। तो ऐसे लोग भाग जाते हैं। सीखने के पहले ही आपके पास जितनी समझ है उसको जांच लो, क्या। लेकिन जब वो सिखाने लगे तब वहां अपनी समझ का प्रयोग मत करो फिर, क्योंकि तुम्हारी समझ जहां तुम थे वहां से हटना चाह रहे हो ना। अब तुम्हारी समझ काम नहीं करेगा, क्या भाई तुम यहां से यहां चले आए, ठीक है, यहां आके मिले, ये व्यक्ति कह रहा है कि यहां से आप यहां ऐसे ऐसे चलो, मैं तुझे ले चल रहा हूं, तुम कह रहे हो, तब अब उससे क्या करो, नहीं नहीं नहीं, पीछे वाला पता मुझसे सुन लो। क्या करेगा वो सुन के? क्या करेगा? आपके पीछे की जानकारी उसके किस काम की? न तो अब आपके काम की है। वो समझ यहां तक पहुंचा दी, खत्म हो गया, क्या। तेरी समझ से तू यहां तक आ गया बस, तो तू अपनी समझ की अब बात ही मत कर, क्या। ठीक है, सही। अपनी समझ की बात मत कर। अब तू यही मिला और यही जितनी बातें करना है कर ले उसको जांचने के लिए। लेकिन अब जो तुझे लेके चल देता मत, फिर मत पूछ। नहीं, अगर वहां उसने छोड़ दिया तो तुम तो यहाँ के आने के लायक रहे नहीं, क्योंकि अपनी ऊर्जा से यहां तक ले गया है, ठीक है, तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर तुमने यहां से यहां तक आए थे और यहां से लेके यहां गया और तुम बीच में जांचने लगे और बीच में उसने तुम्हारे हाथ को छोड़ ही दिया, तो फिर यहां तो तुम आ नहीं सकते, तुम्हारा बल तो इतना है नहीं, ठीक है, आगे तुम जा नहीं सकते, वहीं विचलित हो जाओगे। तो किसी के साथ चलने के पहले उसे जांच लो। जैसे ये महाराज जी थे, ये लोग, ये महाराज जी थे, अब ये जब सन्यासी हो गए थे तो इनके जीवन में था क्या, लेकिन फिर भी लगा इन्हें लूट लिया जाएगा। और ये अब जांचना था तो पहले ही दिन जांच लेते, क्या। ये कई दिन के बाद भागे, तो कई दिन तो मैं सिखाने में लग गया ना, मुझे जांचते तो पहले दिन जांच लेते तो मैं जचवा लेता। तो गए 2021 में, ये 26 चल रहा है, 26 में भी आके रो रहे हैं। अगर ये 21 से लेके मुझे 26 तक पकड़े होते तो इनका ग्रोथ कितना हुआ होता, बोली। 2-4 महीने लगा लेते जांचने में, पहले से ही लगा लेते जो भी इसका टाइम था। लेकिन ये खुद बोल रहे हैं कि छोड़ने का भी मुझे बहुत तकलीफ हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, तो उस तकलीफ के लिए भी तो समय देना पड़ा। तो तुम्हारा समय कितना बर्बाद हुआ। काश मैंने जितना जिया था दिया था उसमें ही जी लेते। मेरा कहना यह है किसी को भी, और मैं उसमें जीता हूं, कि चलने के पहले जांच लो, लेकिन जब चल दो ना फिर शंका मत करो, नहीं तो आप बहुत गिर जाओगे फिर। साथ होने के बाद तो मत जांचो, साथ चलने के पहले जांच लो ना खूब। हाँ?
क्योंकि एक होने के बाद तो मत जांचो। जब दो थे तभी जांच लेते। हाँ, जब तुम दो थे, अलग अलग थे, तभी जांच लेते। सही। लेकिन एक होने के बाद तो मत जांचो। क्योंकि फिर वो आप पे काम नहीं कर पाएगा ना पूरी तरह। वो आपके जांचने का जवाब दे कि आप पे काम करे। ऊर्जा तो एक ही जगह लग सकती है ना पूरी तरह। तो ये लोग मिले थे तो मुझे पहले दिन ही जांच लेते। लेकिन ये कई रात बिताने के बाद, और देखो ये बताए भी कि मैं ठंड में ऐसे कांपता था और ये लोग बिस्तर में सोते थे, और ज्ञान देने वाला मैं, जरूरत इनकी। तो ये पहले दिन जांच लेते। और इनके पास था क्या? क्या था इनके पास? ये चार थे, हम अकेले थे। हाँ, ये बोले मुझे लगा कि बलि उली ना देते, तो भैया तू चार था, हम तो अकेले थे। हाँ, और परिक्रमा मार्ग पे तो चल रहे थे, गांव गांव ही तो चल रहे थे। तुम जहां चल रहे थे मैं वहां चल रहा था, मेरे साथ तो तुम नहीं चल रहे थे। तो तुम्हें डर किस बात का? अगर तुम मेरे साथ चलते तब कहते कि डर लग रहा था, बात अलग है, कहां लेके जाएगा। तुम चल रहे हो, मैं पीछे चल रहा हूं, तुम चार मैं एक, तो डर किस बात का था? बोलिए। सही। हाँ, संख्या में भी ज्यादा ही है। और तू जहां जा रहा है वहां मैं जा रहा हूं। हाँ, एकदम। तो डर किस बात का? हाँ, बल्कि तू, जब वो तेरे पीछे आ रहा, तू कहीं भी ले जा सकता है। हाँ, तेरी सुविधा के अनुसार ले जा सकता है। हाँ। परिक्रमा मार्ग पे कहने का मतलब ये है कि जिनको नहीं सीखना है ना, वो अपनी धारणाएं नहीं तोड़ते। सीधी सी बात है, अपनी धारणाओं के साथ मर जाते। तो इसका मतलब है वो अभी जिस धारणाओं में जी रहा है, हाँ, तो उसमें वो अभी रस ले रहा है। एकदम। उसमें उससे कुछ मिलता है। हाँ। उसके अहम को पोषण मिलता है, उसे कुछ मिल रहा है ना। क्योंकि जिसमें वो जी रहा है वो मालिक है ना। और जब धारणा टूट रही तो उसका मालिकपन भी तो टूट रहा है। क्योंकि जितना वो सीखा है उसमें जी रहा है, तो मालिक है बन के बैठा है ना। हाँ, हाँ, मैं भी कुछ जानता हूँ। हाँ। और सिखाने वाला कह रहा है कि भाई तू जितना जानता है वो छोड़, मैं कुछ बता रहा हूँ वो पकड़ते, वो तेरे किसी काम का नहीं। तो लगता है कि यार ये कैसे किसी काम का नहीं, इसके सहारे तो मैं यहां तक आया, तो बस वहीं तक आया ना, खत्म हो गया। वो सहायक था बस यहीं तक। हाँ, मुझे ये बात समझनी पड़ेगी पक्का कि मेरी पूरी समझ, पूरी ताकत मुझे यहाँ तक लाई है, बस इसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। बस नहीं बढ़। और इस पॉइंट में मुझे ये चीज छोड़नी ही पड़ेगी। अब मुझे नया बीज अपने माइंड में डालना है, तो मुझे ये पूरा बस फुल स्टॉप, ये मेरी पूरी समझ यहाँ इस पॉइंट में लाने में सहायक रही। बस वो सहायक थी, अब वो कचरा हो चुकी। हाँ, ये भौतिक जगत की शिक्षा की तरह नहीं है कि एक के बाद दो ही आता है, दो के बाद तीन, एक सीक्वेंस में चीज़ें चलती हैं। यह अध्यात्म का एकदम उल्टा मार्ग है। यहाँ तुम्हारे भौतिक जगत वाले एक्सपीरियंस वो बहुत कम ये काम आ सकते हैं कि भैया ये प्रपंच वाली दुनिया है, जिसका भी सहयोग कर रहा हूँ, ईमानदारी जिसके साथ कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं एकदम मित्रवत भाव के साथ बैठता हूँ, वही मेरा छुरा घोंप रहा है। ये संसार वाली चीज़ मैं सिर्फ ये ही मैंने सीखा है कि यहाँ पे कोई भी अपना नहीं है भैया, सब अपने मतलब से हैं। चाहे मैं भी अगर उसका हिस्सा था तो मैं भी अपने मतलब से था। लेकिन ये अध्यात्म में ये मेरा भौतिक जगत वाले एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, ये खाली कबाड़ा है। उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे छोड़ना।
बोलिए। तो ये योगी जी जो, क्योंकि ये ऐसे तो है नहीं कि भैया हमारे वहाँ पे ऐसी पोशाक लगती थी, ऐसी मैं ड्रेस पहनता था, और जो कि आम संप्रदाय या आश्रमों में देखा गया कि भैया हम पहले वैसे कपड़े पहनते थे, लेकिन अब हम इस संप्रदाय में जुड़ गए, तो जो यहाँ की ड्रेस कोड है, जो भी वहाँ आश्रम की ड्रेस कोड है, हमने वो पहन ली। या एक प्रैक्टिकल कोई शब्द है, अब हम मिलते हैं तो जैसे यहाँ की नर्मदे हर बोलना होता है, तो वो नर्मदे हर हम बोलने लगे, हम रजिस्टर्ड हो गए। यानी बाहरी आपका कोई जो पोशाक चेंज करना या एक टैग पकड़ लेना कोई भी चीज़ का, वो भी यहाँ कोई मायने नहीं रखती। यहाँ की पढ़ाई ही दूसरी है। मतलब कपड़े छोड़ना हमारे लिए आसान है, बाहरी चीज़ें छोड़ना आसान है। और मुझे ये भी लग रहा कि जो भारी चीज़ें छोड़ने में भी एक मेरा अहंकार पोषित हो रहा है कि देखो मैंने छोड़ दिया, मैं इतने अच्छे कपड़े पहनता था, आज कहाँ मैं फटीचर 2 कपड़ों में घूमता हूँ, तो उसमें भी मेरा अहंकार पोषित होता है। तो मतलब वो छोड़ना कुछ नहीं है। जो अब मैं अध्यात्म में अपने आप को जानने की पढ़ाई में मैं एडमिशन ले रहा हूँ, वहाँ मुझे बिल्कुल मैं कोरा कैसे हो जाऊँ, मेरा भी ये क्वेश्चन है आपसे कि मैं, क्योंकि मैं उनमें जिया हूँ, तो मैं उसको जुठला कैसे दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस ही तो मुझे इस दर पे लेके आए है ना। कहीं तो वो भी तो मेरे सहायक है ना। अगर वो सिर्फ मुझे ऐसे ही लगते तो मैं शायद इस दर पे भी नहीं आता। तो अब मैं उनको, मतलब मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि ये और ये सूटेबल नहीं बैठ रहा, ये उसके सांचे में फिट नहीं बैठेगी, वो अनुभव मेरा किसी काम का भी नहीं है। लेकिन ये मैं कैसे झुठला दूं कि वो मेरा अनुभव बीज की झूठा है, वो अनुभव भी मेरा सच्चा है। वो यहाँ तक लाया ना। हाँ, यहाँ तक लाया। अब तो इसके आगे तो तुम नहीं जा पा रहे हो ना, अब ये लेके जा रहा है। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। तब इसके तरीके से चलो। हाँ, तो मैं उस दिमाग को मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि मैं एकदम से कोई मेरे पे अटैक करेगा तो मैं शायद नहीं करने दूं, चाहे वो मेरी धारणा है। कोई और नहीं है ना सिखाने वाला, है ना, तुमने ही तो चुना है। एकदम, वो भी मुझे समझ में आता है, वो भी मुझे समझ में आता है। कितनी बार बच्चे शरारत में, जब उनके अनुकूल नहीं होता, जिस माँ के आंचल में इसकी पूरी दुनिया अगर वो करती है तो उसके आंचल में छुप के वो करता है, चाहे माँ कितनी भी कमजोर हो। उसको पता है मेरी माँ लड़ जाएगी सबसे और मुझे सुरक्षित। लेकिन कई बार जब उसके मन के मुताबिक नहीं तो वो माँ पे अटैक कर देता है, कर देता है वो। तो मेरा भी यहाँ पे ये कहना है कि हम हैबिचुअल हैं, या हम खुद की सुरक्षा करते हैं, या हम स्वार्थी बेईमान, जो भी हम यहाँ हो, मुझे नहीं पता कि हम क्या हैं। तो उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कि जब मैं माँ पे आघात कर रहा हूँ कि मेरे मन के मुताबिक, अभी मैं थोड़ी देर पहले जब दुनिया से मैं ठोकरे खा रहा था, प्रताड़ित हो रहा था, जो भी हो रहा था, तो मैं माँ के आंचल में छुप रहा था और माँ मेरी सारी कमियां छुपा दे रही थी, और फिर भी मेरे को अपना प्यार से, दुलार से कैसे भी वो समझा दे रही थी। तो अब मैं जो अपने बीच में कि मैं अटैक करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी धारणाएं तोड़ रही है, वो कह रही है कि चल, उस टाइम पे मुझे, मैं ना समझने की स्थिति में हूँ, तो वो मुझे आंचल में छुपा लेती है और मेरा मुंह पोंछ के मुझे खाना तक भी खिलाती है। उसको पता है कि अभी मैं सुनने की उसमें नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं एकदम कंफर्ट हो जाऊँगा तो वो धीरे धीरे मेरे को एक लोरी के हिसाब से, या मुझे अब मैं जब एकदम कंफर्ट हो जाता हूँ उस जोश से, तो वो मुझे समझाती है कि ये वाली चीज़ें गलत थी, ये चीज़ें सही थी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और आखिर मैं कब तक जिंदा रहूँगी, कल मैं नहीं रहूँगी तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सो एंड सो चीज़ें जब तक माँ बैठी रहती है तो शायद कम समझ में आती है, जब माँ का साया उठ जाता है तो चीज़ें समझ में आती है, यार मेरी माँ, काश मैं उस टाइम पे ये चीज़ें समझ जाता। तो मेरा अभी यही क्वेश्चन आ रहा है कि आपने सही कहा कि वो समझाने वाला भी, सिखाने वाला आखिर कब तक ही सिखाएगा, क्योंकि तुम अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हो, तो उसको ज़्यादा मेहनत, जैसे कि आपके प्रत्यक्ष ज्ञान में देखा गया, आपने 1 साल पूरी मेहनत करी, उसके बाद आप, अब लग रहा है दिन प्रतिदिन जो हम साथ में रह रहे हैं कि आपका, कि मैं वो कठोर ही शब्द कहूँगी, क्योंकि कठोर शब्द के अलावा मैं कोई बात समझती नहीं हूँ, कि आपका जो रवैया है या आपका अनुशासन है, चाहे यहाँ के रहने के नियम हो और चाहे आपका बर्ताव हो, कि हमें जांचने के लिए या हमारी स्थिति बढ़ाने के लिए आपको वो रुख, आपका वो बर्ताव आपको करना पड़ रहा है। तो ये ना हो कि कल मैं पछताऊँ कि काश माँ के रहते मैं ये चीज़ें समझ जाता तो ज़िंदगी शायद, वो समझाते समझाते मर गई, लेकिन मैं सिर्फ अपने मन मुताबिक वो काम करता रहा।
तो अब जब मैं माँ के ऊपर आघात कर रहा हूँ इस टाइम कि मुझे तेरी भी नहीं माननी, तू भी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं जब वो मेरी धारणाएं तोड़ती तो मैं कहता हूँ तू भी मेरी नहीं है, तू भी वैसी है उन सबके जैसी। तो मुझे वहाँ पे क्या ऐसे सूक्ष्म विवेक अपना जागृत करना चाहिए कि मैं माँ पे आघात ना करके जो माँ के रहते मैं वो चीज़ें समझ जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं कल माँ जाने वाली है, तो कोई किसी का साथ नहीं रहेगा। तो ये ना हो कि काश माँ के रहते मैं समझ आता, तो वो मैं क्या क्या अपनी समझ को जागृत करूँ। हमें इतना समझना चाहिए कि ये कुछ भी करेगी तो मेरे हित के लिए ही करेगी, अपना हित देखना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे बच्चे के पास अबोधता था, लेकिन अगर हम किसी गुरु के पास गए हैं तो वहाँ मेरे पास समझ भी तो है, मेरी अबोधता खत्म हो चुकी है, वही मुझे नहीं ढोना है। अब मेरे पास समझ है और मेरी समझ का उपयोग करना है कि अगर गुरु ये कर रहा है तो मेरे हित में है, और अगर कोई संशय होता है तो मैं गुरु से ही पूछूं। मैं उसके सामने ही रख दूं खोल कर, मैं घुट घुट के मैं ही ना पीता रहूं। नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, मैं अपोजिट उसके मतलब हाँ, दूसरी डायरेक्शन में मैं वही गिर जाऊंगा हाँ वहां पे। वही हाँ। तो उसके सामने रख दो। हो सके तो पहले तो आप उसे हटाओ। हाँ, मैं देखूं कि हाँ मैं खुद ही जांचूं कि ये मेरे ऊपर आया तो मैंने क्या नेगेटिव सोचा, या मैंने इसके बारे में खुद को अपने अज्ञानता को हटाने के लिए कुछ कोशिश करी। वही तो मैं जांचूं कि हाँ मेरी समझ बढ़ी, मैं खुद भी जांच सकता हूँ ये कि मेरे सामने ये हालात हुई, तो इससे मैं पहले क्या करता था रिएक्शन, और अब मैं अपनी समझ से कैसे इन चीज़ों को साइड कर देता हूँ। हाँ, तो जब मेरे से ना हो या ज़्यादा देर तब तक तब प्रभाव रख रहे। देना चाहिए, तब रख देना चाहिए। ठीक है, जी। ठीक, बात करो।